हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बेटा, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से कुछ टाइम वीडियो नहीं आई। सॉरी फॉर दैट। ये आप लोगों की नेक्स्ट मॉक की वीडियो है और ये मॉक आप लोगों को पता है कि मेरी एप्लीकेशन पर आपको कंटिन्यू मॉक मिलते हैं 10 मॉक्स। तो उन्हीं में से इनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों का यूट्यूब पे करवाती हूँ। और जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, इस वीडियो के बाद वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट मतलब अटेम्प्ट नहीं करा है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। बच्चे, मैं ये कहूंगी, इस मॉक को देखने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और मैंने होल सिलेबस को कवर करके ये मॉक टेस्ट बनवाए हैं। ठीक है, अब होल सिलेबस, अगर आपको ये जानना है कि आप लोगों को कितनी प्रिपरेशन है और किस टाइप का एग्जाम या फिर क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये देखने के लिए आप मेरे मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पर जाकर। और अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन पर्पज से मेरे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाते हैं आप लोगों को। डाउनलोड करिए, मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो मेरी ऐप को, और क्रैश कोर्स 1000 रुपीज में है और उसके अंदर मॉक टेस्ट आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जितने मेरे बच्चे हैं जो मेरे इस कोर्स में ऑलरेडी हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और मॉक भी दे रहे होंगे। अब आप लोगों की 25 डेट भी आने वाली है एग्जाम का, या तो आ जाएगा एक दो दिन में कुछ, या नहीं भी आया तो भी आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है माय डियर। आप लोग साइड में फॉर्म डाल दीजिए जो यूपी के निकले हुए हैं। ठीक है, ऑडिटर ऑफिसर और अकाउंटेंट के निकले हुए हैं मे बी। आप एक बार देख लेना और वो भी फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म डाल देते हैं तो आप लोगों का यही सिलेबस, बस उसमें यूपी जीके अलग होगी और बाकी सेम सिलेबस है, तो आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। फर्स्टली आपको जॉब लेना इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद चीजें मैटर करती है आगे, राइट। तो आप लोग वो कर लेना। और जो एमकॉम वाले बच्चे हैं जो एमकॉम करके बैठे हैं, वो नेट के लिए भी फॉर्म डाल सकते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन बेकार ना जाए। ठीक है बच्चों, मैं शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और जिन बच्चों ने मेरा मॉक ले रखा है या फिर ये टेस्ट दे चुके हैं, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है किसी आंसर में, तो पर्टिकुलर 1 to 1 स्टूडेंट डाउट सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं सब पूरे का सॉल्यूशन करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए। पॉजिटिविटी आपको एक दिन कहीं ना कहीं जरूर, जो आज आप लोगों का लेवल है उससे आगे लेकर जरूर जाएगी, लेकिन नेगेटिविटी आप लोगों के पास जो है उसको भी छीनने की ताकत रखती है। तो प्लीज नेगेटिव ना होइए कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर का बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं है। सिचुएशन को आगे बढ़ के जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है, और जो हमेशा सिचुएशन को ब्लेम करते रहते हैं वो उनका कुछ नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, कमियां अपने अंदर ढूंढिए, दूसरों के अंदर नहीं। अगर अपने अंदर कमियां ढूंढेंगे तो उन पर काम कर पाएंगे, और दूसरों के अंदर कमियां ढूंढेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इवन आप खुद खड्डे में गिरते चले जाएंगे। ठीक है, शुरू करती हूँ बेटा। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ऑडिट इन इंडिया मीन्स द ऑडिट ऑफ। ठीक है, कि बैलेंस शीट ऑडिट, यानी ऑडिट के बहुत सारे टाइप हैं, तो उसमें से एक बैलेंस शीट ऑडिट एक टाइप है बच्चा। ये कह रहा है बैलेंस शीट ऑडिट इन इंडिया मींस द ऑडिट ऑफ। इसका मतलब क्या है इंडिया के अंदर कि ऑडिट किसका करवाया जा रहा है। तो जब बैलेंस शीट ऑडिट होता है ना, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम दोनों का ऑडिट करवाना, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। राइट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाले का। ठीक है, सेकंड इज द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू। जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है गुड्स को तो उसे कौन से अकाउंट में जाएगा या कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ये तो देख लेते हैं लेकिन लास्ट का ये डेबिट और क्रेडिट भूल जाते हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि एग्जाम में ये छोटी मोटी गलती करते हो। बच्चों, एग्जाम में ये छोटी मोटी गलती ना करो, इसलिए आप लोगों को मॉक करवाया जाता है और मॉक आप लोग खुद से अटेम्प्ट करते हो। बहुत सारे बच्चे
कहेंगे कि मैम मॉक टेस्ट हम लोगों ने पेड यानी 200 में आपने दिया है और ये फ्री करवा रहे हो यूट्यूब पे। नहीं बच्चा, अगर मैं करवा रही हूँ इट मीन्स मैं एक्टिव हूँ 100%, आप नहीं। लेकिन जब आप खुद से कर रहे होते हो तो आप एक्टिव होते हो 100%, राइट। पहले अटेम्प्ट करने की बात अलग होती है बच्चों। और अगर आपको ये लगता है कि टीचर ऐसे करा रहा है तो टीचर, आप लोगों ने हमेशा पता है आप लोगों को, एक टीचर एक क्लास में एक ही तरीके से पढ़ाता है, फिर भी उसी क्लास का बच्चा एक तो टॉप करता है और एक फेल हो जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आप मेरी बात को कितने ध्यान से सुनते हो और कितने ध्यान से अप्लाई करते हो, ठीक है। देखो, दो रिटर्न करा गुड स्कोर, गुड को रिटर्न किया तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो रिटर्न किया है आपने गुड्स को, आपने रिटर्न किया है, ठीक है। किसने रिटर्न किया, आप लोगों को पहले ये याद रखना है, आपने, यानी आपने पहले परचेज किया होगा, या फिर रुको, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड को रिटर्न कर दिया, तो यानी आपने पहले सेल किया होगा, वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो वो आप लोगों के लिए सेल रिटर्न हो गया, यानी योर आंसर है सी, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर है आप लोगों का आगे थर्ड क्वेश्चन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अज्यूम्स, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो अज्यूम क्या करता है बेटा, वो क्या अज्यूम करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कहता है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल द टोटल प्रोडक्शन विल डिक्रीज, जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रही होती है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, टोटल प्रोडक्शन भी घट रहा होता है, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका सेकंड, यूटिलिटीज मैक्सिमाइज व्हेन, यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, ऐसा कुछ नहीं कहता है आप लोगों का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिक्स भी नहीं होते हैं सारे फैक्टर, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो व्हेन द, जब मार्जिनल प्रोडक्शन यानी एमपी आप लोगों का गिर रहा होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। इसमें मैंने एक चार्ट भी बनवाया हुआ है आप लोगों का, डायग्राम भी, जो आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक, अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हो और आप पहली वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने कवर करवाई हुई है आप लोगों की, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप वो कर सकते हैं, और यहाँ से वहां से ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। थर्ड का आंसर इज फोर्थ। फिर है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है करंट रेशियो ये है, ठीक है, करंट रेशियो ये है, इसको इंप्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो को इंप्रूव करना है करंट रेशियो, तो या तो हमारी एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो, तो एसेट बढ़े, इशू ऑफ ये तो इशू ऑफ बोनस शेयर, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब है एसेट ऑफ वेरेंट, इशू ऑफ वेरेंट, ये भी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ कैश, ठीक है, ये है। फिर है दूसरा पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, आप लोगों का क्या होगा, देखो एक तो आप लोगों को ये देखना पड़ता है इसमें कि भाई ये सॉरी पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, तो पेमेंट कर दिया आप लोगों ने करंट लाइबिलिटी का, तो पेमेंट हो गया तो करंट लाइबिलिटी घट गई, तो आप लोगों का जो रेशियो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो आंसर इज फोर्थ का फोर्थ। फिर है आगे, अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पहले भी आया है और मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो ये किसके अंदर होता है, आप लोगों के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फिर है हु हैज मॉडिफाइड मैस्लो हिरार्किकल लेवल्स ऑफ नीड एंड डेवलपमेंट ईआरजी मॉडल, आप लोगों को ईआरजी मॉडल किसने दिया है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसका डी अल्डरफर। फिर है आप लोगों का सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से पेड कौन सा नहीं होता है नॉर्मली, तो आप लोगों को पता है वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, आप लोगों की जो डेली रूटीन की होती है, इसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पेमेंट नहीं होता है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय, आप लोगों को पता होगा ये आंसर, लुकास पिकासोली, ठीक है, योर आंसर इज डी। फिर है आप लोगों का नाइन्थ क्वेश्चन, देखो बच्चा ये आप लोगों का लुका पिकासोली ये हर एग्जाम में आता है, और जिनको नहीं पता है ना तो वो अपने नोट्स में ये चीजें, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, समझे। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 50,000 कैश, गुड वर्थ 50,000 एंड फिक्स एसेट्स 1 लाख, तो कैपिटल में तो कैश भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है और एसेट भी आ जाती है, तो 1 लाख प्लस 50,000 या राइट, तो 2 लाख इज योर आंसर, नाइन्थ का ए। फिर है आप लोगों का द बैलेंस
in the capital reduction account after writing off accumulated loss is transferred to. जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जब भी राइट ऑफ करते हैं तो उसका जो लॉस है वो कहाँ चला जाता है या कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया बेटा। PYQs के ही क्वेश्चन आप लोगों के डाले जाते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को टोटली हेल्प करने वाले हैं बेटा। आप लोग किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो HSSC के लिए स्पेशली है, बट अगर आप DSSB और इन सब के लिए भी जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। समझ आई। फिर है कैपिटल रिजर्व के बाद, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड is to be allowed on the capital of the partner, it is generally located calculated on the, ये कहता है कि जब कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता है तो कैलकुलेट कौन से उस पर किया जाता है, कौन सी कैपिटल पर, जो कैपिटल इन द बिगनिंग होती है, इन द एंड होती है, एवरेज कैपिटल, या एट द एंड ऑफ द ईयर लेस ड्रॉइंग। तो कौन सी कैपिटल पे हम लोग निकालते हैं, तो बिगनिंग में जो होती है उस पे निकालते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेटा, PYQs के पूछे गए क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में। जैसा आप लोगों को पता है HSSC का पैटर्न रहा है, वो कई बार दूसरे स्टेट के एग्जाम हुए हैं, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोगों के भी यही क्वेश्चन वहीं से ही उठाए गए हैं, ठीक है। फिर स्केलर चेन, ये आप लोगों को पता है, POM प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। और स्केलर चेन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि लाइन अथॉरिटी की भाई एक बंदा किस किस को वो कर सकता है, किस किस को ऑर्डर दे सकता है। एक चीज ये बताना है कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, यही स्केलर चेन होती है आप लोगों की। तो लाइन अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड इज योर स्केलर चेन, कि लाइन अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदों को पता होना चाहिए कौन उसका बॉस है, कौन उसका सबॉर्डिनेट है, किसको उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की दी गई है और उनको वो रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए है, राइट। फिर द टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, जो टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की वो क्या है बच्चा, वो कह रहा है रिव्यू ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग सिस्टम है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सिस्टम क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं। मान लो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की। मान लो किसी कंपनी को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछते हैं तो वो क्लियरली नहीं बता पाते हैं, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो जो कंपनी की हायर अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि कैसे एम्प्लॉयज के जो आइडियाज है उनको बाहर निकाला जाए। तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि जी मैं सब जितने भी सबॉर्डिनेट है उनको बोलते हैं आप अपने मन की बात को कागज में लिखिए और आपको उस कागज पे अपना नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो हायर अथॉरिटी है उनको अपने एम्प्लॉयज का मन भी पढ़ लेंगे और उनके आइडियाज भी पता चल जाएगा, और जो एम्प्लॉयज है उनको फियर भी नहीं रहेगा। तो इस पूरी जो प्रोसेस को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, जिसमें ब्रेन में जो चल रही बातें हैं उनका मतलब रिव्यू किया जाता है कि क्या सही होगा। फिर नॉमिनल ग्रुपिंग मेथड, ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। तो योर आंसर इज 13 का डी, योर आंसर इज 13 का डी। फिर है द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट हैज नोट बीन पास। आप लोगों को क्वेश्चन को स्कैन करना है ना कि पढ़ना है। तो नोट पूछा है, पार्टनरशिप का एक्ट 1932 है, आप लोगों को पता है। कंपनी एक्ट 2013 है, कोऑपरेटिव एक्ट 1912 है, 1912 है, और सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं है। तो नोट पूछा था तो सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा। बच्चों कई बार क्या होता है, हम लोग मतलब ज्यादा पढ़ने के पीछे पड़े होते हैं, और मैं आप लोगों के हर वीडियो में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि ज्यादा मत पढ़िएगा, पर जो पढ़ा है उसको अच्छे से ज्यादा बार पढ़िएगा, राइट। तो मेरा जो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं वो मेरी बातों को अप्लाई भी करते होंगे, और डेफिनेटली उनको आगे किसी ना किसी जॉब में सिलेक्शन देखने को भी मिलेगा। देखो बच्चों, ये है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आप लोगों को न्यूमेरिकल से लगता है डर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करवा देती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये नया क्वेश्चन है, मैं करवा देती हूँ। देखो, रजनी एंड गोपी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 1 लाख and 1,60,000 respectively, sharing profit and loss in the ratio of 2:3. They entitled to 9% of interest on capital before distribution of the profit. During the year, the firm earned a profit of 15,600 before allowing any interest on capital. What is the profit appropriation to the partners?
ठीक है। रजनी और गोपी ने की जो पूंजी थी वो ये थी 1,00,000 और 1,60,000। लाभ हानि रेशो था 2:3। लाभ वितरण 9% ब्याज के हकदार है। वर्ष के दौरान पूंजी पर कोई ब्याज देने से पहले 15,600 रुपए का लाभ कमाया। साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा क्या होगा? तो आप लोगों को पता है 1 लाख थी, 1 लाख थी, ठीक है। रजनी की 1 लाख, राइट। फिर दूसरी है गोपी, गोपी की कितनी है 1,60,000। अब भाई 9% था तो 9% इनका निकाल लेंगे, ठीक है। 9% निकाल लेंगे, 9% निकालेंगे तो क्या आएगा 9% 0, ये आ जाएगा आप लोगों का 9,000 और ये आ जाएगा 16, ये 0 और 16 9, ये आ जाएगा आपका 144 0 0 14,400, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 400 और 23,400, राइट। इनको ऐड करा तो आप लोगों को आ गया 23,400। तो अब 15,000 बांटने थे, 15,000 प्रॉफिट हुआ था, सॉरी, और ये थे बांटने के, तो ये तो प्रॉफिट से कम हो गया ना, प्रॉफिट मतलब कम हो गया आप लोगों का। तो 23,400 आपको देने हैं और आपके पास पैसे इतने, तो माइनस में चला जाएगा, यानी 15,600 में से 23,600, यानी 23,600 में से 15,600 गए। एक मिनट, देखो बेटा, ये 15,600 आपके पास प्रॉफिट है, देना था 23,400, तो आप लोगों का माइनस में चला गया कितना, माइनस में 7,800, माइनस में 7,800, यानी 7,800 इज योर आंसर, बट आंसर गिवन नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि भाई प्रॉफिट दिया हुआ है 15,600, बट आप लोगों को देनी है कैपिटल वो 23,400 है, तो माइनस में चला गया 7,800 और ये गिवन नहीं है, तो योर आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों कई बार क्या होता है, हम न्यूमेरिकल से सिर्फ फियर करते हैं, हमारा इतना मुश्किल क्वेश्चन होता नहीं है, तो प्लीज आपका जो फोबिया है अगर आपको न्यूमेरिकल से, वो निकाल दीजिए, इजी क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, राइट। फिर आगे देखो बच्चा, अब बिजनेस वेयर ओनली मेल मेंबर कैन बिकम पार्टनर इज, ऐसा कौन सा होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये किसी पुराने पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ है। ओनली मेल नहीं बल्कि फीमेल भी होती है अभी, तो वो आप लोगों को पता है 2 तरह के स्कूल होते हैं, दया भागा है ना, आप लोगों को मिताक्षर और दया भाग्या, आप लोगों को जॉइंट हिंदू फैमिली में पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, तो वही है कि आजकल नहीं होता है, बट योर आंसर इज जॉइंट हिंदू फैमिली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट आजकल तो फीमेल मेंबर भी इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड प्रिसिस्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पैमाने की अर्थव्यवस्था क्षमता तक मौजूद रहती है और बनी रहती है। ये भी इजी क्वेश्चन है। जब लॉन्ग टर्म कॉस्ट किसी भी, जब उत्पादन बढ़ने के साथ एक इकाई के उत्पादन की दीर्घकालीन लागत कम हो जाती है तो बोलते हैं उसको इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर है आप लोगों का 18th क्वेश्चन, विच मार्केट फॉर्म लीड्स टू मोर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट देन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसी कौन सी होती है। बाजार संरचना के वैकल्पिक रूपों की तुलना में कौन सा बाजार स्वरूप तकनीक अधिक तकनीक परिवर्तन और सुधार की ओर ले जाता है, तो आप लोगों का कौन सा होता है, ओलिगोपोली। योर आंसर इज ओलिगोपोली। एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू ऑनरशिप टाइटल एग्जिस्टेंस पोजीशन ऑफ द एसेट्स इज, आप लोगों को ये आंसर भी पता होगा, और ये आंसर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है और इसका आंसर है वेरिफिकेशन। फिर व्हेन ऑडिट इज कंडक्टेड रेगुलरली और इरेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरी साल चलती रहती है, कभी रेगुलरली कभी इरेगुलरली, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। और कंटिन्यूस ऑडिट किसकी होती है, बैंक्स की होती है। फिर है आप लोगों का आगे ईओक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, ईओक्यू की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये कहाँ यूज होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है। फिर है द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के एमओए पे साइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए कहलाते हैं, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाते हैं। फिर आप लोगों का आगे क्वेश्चन, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 प्रोविजंस मींस, प्रोविजन मींस रिटेनिंग प्रॉफिट फॉर, प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि रिटेन कर लिया प्रॉफिट को, तो आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा इसमें, देखो एनी नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट, प्रोविजन पूछा है याद रखना है,
प्रोविजन पूछा है, तो प्रोविजन में आप लोगों को पता होना चाहिए लोन लाइबिलिटी होती है बट अमाउंट आप लोगों का सर्टेन नहीं होता। लाइबिलिटी तो नॉन होती है बट अमाउंट सर्टेन नहीं होता, तो नॉन लाइबिलिटी ठीक है, द अमाउंट कैन बी असर्टेन्ड विद एक्यूरेसी, नहीं, ये एक्यूरेसी के साथ अमाउंट असर्टेन है, तो नॉन लाइबिलिटी तो है, कैन नॉट बी, हाँ ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ठीक है। फिर है आप लोगों का बिल ऑफ लेडिंग। क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग? आप लोगों का एक डॉक्यूमेंट होता है टाइटल ऑफ गुड्स का। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का होता है। फिर है बिल ऑफ लेडिंग, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है तो याद रखा होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्फॉर्म, कहाँ गया? टू इन्फॉर्म, टू रिमाइंड, हाँ जी है, तो सी यानी ए और बी बोथ। फिर है आगे नेक्स्ट इज गिव द नेम ऑफ द कोस्टिंग मेथड। कोस्टिंग मेथड का यानी टेक्निक्स है, और इसके बेटा ये बात याद रखना है, मार्जिनल कोस्टिंग और स्टैंडर्ड कोस्टिंग आपको दिखेगा टाइप, बट ये टाइप नहीं है, ये क्या है? ये टेक्निक है। मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक है, लेकिन प्रोसेस कोस्टिंग क्या है? टाइप है। वरना बच्चे ऑल ऑफ दीज करेंगे, बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन को गलत करेंगे जल्दबाजी में। ये PYQ में है, दोबारा आ सकता है, प्लीज इसको देख ले, रट ले, जो करना है करें। फिर डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय, डिबेंचर रिडीम किया जा सकता है। कई बार तो ना आधे मार्क्स हमारे क्वेश्चन को लापरवाही से पढ़ने के कारण गलत हो जाते हैं, आधे क्वेश्चन तो प्लीज क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन मार्केट, हाँ जी हो सकता है। कन्वर्टिंग न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर, हाँ जी हो सकता है। कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर, ये तीनों है तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ consequential losses policy which of the following loss is identified, ऐसा कौन सा होता है? तो जो आग के कारण जो शुद्ध हानि होती है, शुद्ध लाभ की हानि, उसे बोलते हैं ये लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यू टू फायर हो जाएगा। ये पहले से रिपीट है ये क्वेश्चन। फिर IDRA एक्ट 1999, आप लोगों को याद रखना है IDRA एक्ट 1999, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पूर्ववर्ती है? ये भी आप लोगों का रिपीट क्वेश्चन है, ये किसका है? तो ये 1938 का पूर्ववर्ती है। फिर है प्रोवर्ती है इसका। फिर है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर वुड बी डीम्ड एज, कहता है डेटर से आप लोगों का कैश कलेक्ट करा, ठीक है, तो वो वुड बी डीम्ड एज सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इंक्रीज और नो। देखो बच्चा, आप लोगों का फ्लो ऑफ फंड के लिए आप लोगों को एक साइड करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, एक साइड नॉन करंट, या फिर इस साइड नॉन करंट, इस साइड करंट, है ना, ऐसे होना चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को देखना है, देखो कैश कलेक्ट किया तो कैश क्या है? करंट लाइबिलिटी। फिर डेटर क्या है? डेटर भी करंट है, तो दोनों सेम है ना, तो फ्लो ऑफ फंड तो हुआ ही नहीं ना, तो नो फ्लो ऑफ फंड। बच्चों को इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है ये कि अगर इधर करंट लाइबिलिटी है तो इधर नॉन करंट है, तो फ्लो ऑफ फंड होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि सोर्स है या एप्लीकेशन है, बट पहले फ्लो ऑफ फंड जानने के लिए ये देखना पड़ेगा। इधर सेम नेचर के आइटम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर करंट है तो इधर नॉन करंट होगा, इधर नॉन करंट है तो इधर करंट होगा, ठीक है, सेम का नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों को फ्लो ऑफ फंड में, ठीक है। फिर आगे आप लोगों का डैश इज अ परसेंटेज डिस्काउंट रेट यूज इन कैपिटल investment appraisal which brings the cost of the project is future cash inflow into equality internal rate of return। आप लोगों को पता है इक्वालिटी की बात आ जाती है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। फिर है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप लोगों का कौन सी एक्टिविटी है? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आप लोगों को पता है ये जो इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी इशू कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 32 का बी। फिर इन द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट हु ओन्स द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। गुड जब तक सोल्ड नहीं हो जाता है तो उसका मालिक कौन होता है? आप लोगों का कंसाइनर होता है। कंसाइनी के बाद गुड चला जाता है फिर भी कंसाइनर ही ओनर होता है, ये आप लोगों को पता है। ये टॉपिक मैंने अभी करवाया नहीं, अभी करवा देती हूँ, मतलब 1-2 दिन में करवा दूंगी बच्चों, ठीक है। हु डील हाउ इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेटेड इज इनकम स्टेटमेंट। ये आप लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, ये भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द मैनेजमेंट विच मैनेजमेंट अप्रोच फोकस ऑन इम्प्रूविंग
इम्प्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्क प्रोसेसेस, ये भी आप लोगों को पता होगा बेटा, साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या कहना सही होगा सही तरीके से? वर्किंग फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेशन, नो। बीइंग अ एम्प्लॉयमेंट अ गवर्नमेंट एजेंसी, नो। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नो। स्टार्टिंग एंड रनिंग वंस ओन बिजनेस, हाँ, अगर अपना खुद का स्टार्टिंग और रनिंग करते हैं बिजनेस का, वो। सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी, सिक्स सिग्मा कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप लोगों का फर्स्ट। तब फिर उसके बाद डिफेक्ट्स एंड वेरिएबिलिटी, फिर है इनोवेशन, फिर है एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो डिफेक्ट एंड वेरिएबिलिटी कौन बताता है आप लोगों का? सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा के अंदर आप लोगों को कोस्ट और डिफेक्ट्स इन सब पे बात करते हो, कोस्टिंग का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज मैक्सिमाइज बोथ ऑफ दीज, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी बोथ ऑफ दीज ही करते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे ना जब जिस आंसर में बोथ ऑफ दीज होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और बोथ ऑफ दीज ही करते हैं, है ना, पर आप ऐसा मत करना, पढ़ के जाना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये कौन सा नहीं है? तो टेबुलर तो है, ये भी है, ये भी है, सिंबॉलिक नहीं है, ये आप लोगों का स्टैट्स का टाइप है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। फिर आप लोगों का आगे, विच प्रमोशनल टूल्स फोकस ऑन क्रिएटिंग एन पॉजिटिव इमेज ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट और अ कंपनी। पॉजिटिव इमेज क्रिएट कैसे होती है? आप लोगों के पब्लिक रिलेशन से, और ये लॉन्ग टर्म होता है, आप लोगों को ये भी पता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस एक्ट, याद रखना वेजेस एक्ट के अंदर ग्रेजुएटी नहीं आती है, आप लोगों को याद रखनी है ये बात, ये क्वेश्चन बहुत बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है। वेजेस एक्ट आप लोगों का होता है, उसके अंदर ग्रेजुएटी नहीं आती है, नोट इंक्लूडेड पूछा हुआ है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एक्ट नंबर ध्यान रखना है। डबल काउंटिंग मीन्स आप लोगों को पता होगा डबल काउंटिंग का क्या होती है, ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है ये सब्जेक्ट कौन से का क्वेश्चन है, फिर टॉपिक याद करना है, फिर उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो काउंटिंग करना एक प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यही इसका आंसर हो जाएगा कि काउंट करना एक प्रोडक्ट की को डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के, कि पहले भी ऐड कर लिया फिर दोबारा फिर से ऐड कर लिया, तो वो क्या हो गया? डबल काउंटिंग हो गया। फिर है फिलिपींस कर्व यूज टू इलिस्ट्रेट, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत बार पूछा गया है, लिख लेना कि फिलिपींस कर्व कौन सा बताता है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बताता है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिया गया है, पर कई पेपर में कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी दे देता है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, बेरोजगारी के बीच में और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध कौन बताता है? फिलिपींस कर्व, ठीक है, आप लोगों को याद रखनी है ये बात मेरी, ठीक है। फिर है व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है रेवेन्यू की बजाय, यानी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है उसके आगम की बजाय, तो उसे बोलते हैं बजट घाटा, घाटे में बजट होना, तो यानी बजट घाटा। फिर है उसके बाद आप लोगों का व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो वो कुछ नहीं करते हैं, बस इंटरेस्ट को, ये शेयर होल्डर है ना, मालिक है ना, उनके इंटरेस्ट में यानी उनके प्रतिनिधित्व में काम करते हैं, तो रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आप लोगों को याद रखना है। फिर है आप लोगों का 46 हाउ कैन अ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन्वायरमेंट थ्रू अ फिस्कल पॉलिसी, कैसे करती है? तो टैक्स लगाकर, बाय इंप्लीमेंटिंग टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज रेगुलेट इकोनॉमिक ये एक्टिविटी। फिर है इंक्रीजिंग, हाँ, फिर है अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस, एविडेंस फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, जो करते हैं अकाउंटिंग वाउचर, नहीं जी, सोर्स डॉक्यूमेंट, हाँ जी, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नहीं जी, ये सोर्स डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होते हैं क्योंकि। फिर है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप लोगों को याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक है। कैरीज पेड, ये क्या आप लोगों का रेवेन्यू नहीं है, ये आप लोगों का कैपिटल है। फिर है आप लोगों का प्रीमियम गिवन, प्रीमियम है तो ये भी कैपिटल है, तो रिमूवल ये भी कैपिटल है, तो योर आंसर इज ये। सेकंड हैंड का कोई भी, ओ हो, एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक कर दी आपकी मैम ने, एक मिनट, ये देखो, स्पेंड करा अमाउंट, स्पेंड करा, क्या करा, अमाउंट स्पेंड कर दिया कि भाई दूसरी जो सेकंड हैंड मशीन लिए, ये तो आप लोगों का क्या हो गया? सेकंड हैंड हो गया, सेकंड, ये सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप लोगों का
जो रिमूवल करते हो ना न्यू साइड का इधर से उधर, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, कैपिटल। योर आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है, फिर है आगे, एक मिनट रुकना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th, 49th, एक मिनट, ये कितनी बार प्रोसेस पूछ रखी है, ये आप लोगों को आती होगी। रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना आप लोगों को पता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। फिर है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किसका रूल है। ये बहुत सारे बच्चों को ना ये बेसिक क्वेश्चन लगते हैं, पर हम लोग बेसिक में गलतियां बहुत करते हैं, तो इसलिए मैंने ये दिए हैं क्वेश्चन। पर्सनल अकाउंट, राइट। फिर है ग्रुपिंग द सिमिलर आइटम्स, ट्रांसफरिंग, ग्रुपिंग करना सिमिलर आइटम्स को एक जगह और ट्रांसफर करना अदर आइटम्स को, तो उसे बोलते हैं क्या, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग करना यानी पोस्टिंग करना, राइट। फिर है उसके बाद सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को, है ना। सीक्रेट रिजर्व क्या है बेटा, जब हम सीक्रेट, जैसे सीक्रेट रखते हैं ना, जैसे पहले के बड़े बूढ़े होते थे वो सीक्रेट रखते थे क्या, अपनी संपत्ति को छुपा के और खर्चे को ज्यादा बताकर। और आज के लोग उल्टे हैं, है ना, संपत्ति होती कम है, दिखाते ज्यादा। और पहले के लोग क्या थे, सीक्रेटली रखते थे चीजों को, संपत्ति को तो छुपा के और जो लाइबिलिटी है उसको बताते थे, यानी बार बार खर्चे को बताते थे कि हमारा तो ये खर्चा है, जो दावे पड़े हैं उसको नहीं बताते थे। तो ऐसे ही जब अंडर वैल्यूएशन करना एसेट्स का, यानी एसेट्स को, अपनी संपत्ति को अंडर वैल्यूएशन यानी कम बताना, और ओवर वैल्यूएशन करना लाइबिलिटी को, उसे ही बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। आपको बता दिया है मैंने एग्जांपल से, आज के बाद मुझे नहीं लगता भूलोगे आप लोग। फिर है 53, 53 है आप लोगों का, कमीशन पेड टू द सेलिंग एजेंट इज। कमीशन पेड करना सेलिंग एजेंट को, आप लोगों को पता है सेलिंग ओवरहेड होगा, सेलिंग ओवरहेड गिवन है सी में, तो सी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी क्लासिफाइड टू ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कौन सा नहीं आता है, तो आप लोगों का माइनिंग नहीं आता है, माइनिंग आप लोगों के प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, तो माइनिंग ही नहीं आता है, तो योर आंसर इसी है। बाकी आता है ट्रांसफर, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस आपका आता है। फिर है वेयर इज द हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्लांट इज सिचुएटेड। जो हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो आप लोगों का कुंडली में। कहाँ है, कुंडली में, आंसर इज बी। फिर है आप लोगों का इन हेरलिस विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकली मैनेज्ड। ठीक है, कौन से टाइप की मतलब इंफॉर्मेशन देता है या करता है, तो वेदर फोरकास्टिंग नहीं जी, एजुकेशन रिकॉर्ड्स नहीं जी, लैंड्स रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स हाँ जी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोगों को भी निकालनी भी पड़े तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें ना ऐसी होती है जो आप लोगों को अगर पढ़ना भी नहीं है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, वैसे भी याद होना चाहिए। द एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड वुड, एक्सपेंशन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होगा, इन सब में से कैसे होगा, तो पहला हैव नो इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अरे भाई इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे होगा इफेक्ट तो। फिर है पुल द डोमेस्टिक इकोनॉमी डाउन, ना 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 डाउन नहीं होगी। फिर किल द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन द, ना किल भी नहीं होगी। बूस्ट द डोमेस्टिक, हाँ जी बूस्ट होगी। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ CIF, आप लोगों को पता है ये, इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोस्ट इंश्योरेंस फ्लीट, दूसरा है कोस्ट इंश्योरेंस फ्लाइट, फ्लाइट तो होगा ही नहीं, तो ये आंसर तो गलत हो गया। फिर है आप लोगों का कंपनी भी नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, योर आंसर इज कोस्ट इंश्योरेंस फ्लीट। फिर है आगे टेलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ, टेलर जी ने क्या दिया था, तो आप लोगों ने पर्पसफुल फॉर्मैनशिप नहीं जी, मोटिवेशनल नहीं जी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप दी थी, जिसका मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, ग्रीस और डर्ट, ग्रीस और डर्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया है, जो मेरे बच्चे हैं उनको तो समझ आ गई होगी, जिनको नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगी, अब ढूंढो। फिर है आप लोगों का बोनस शेयर्स मीन शेयर्स इश्यूड टू, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग क्या एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर दिया जाता है, आप लोगों को पता है, ये बात भी इजी क्वेश्चन था। 61 द ब्लैक बॉक्स मॉडल मार्केटिंग से रिलेट है, ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है, तो ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो क्या है और किससे रिलेटेड, मार्केटिंग प्लानिंग से नहीं जी, मार्केटिंग मिक्स से नहीं जी, मार्केटिंग कंट्रोल से नहीं जी, कंज्यूमर बिहेवियर से, ये सही है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स मॉडल। फिर है आप लोगों का आगे 62 क्वेश्चन, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन,
जब कंज्यूमर मतलब इक्विलिब्रियम में कब होगा। फिर पहला है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्स आर इक्वल, द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल, योर आंसर इज बी। फिर है अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव, एक मिनट, द अ ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों की होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन CF क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओगिव। सी इज योर आंसर। फिर है फाइंड द मीन मीडियन मोड, बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपको स्टैट्स का ABC भी नहीं आता। ये क्वेश्चन कर लो, मीन मीडियन मोड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 10, 12 और 11। ठीक है। फिर है आप लोगों का नेगेटिव स्क्यून डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, ट्रू कौन सा है नेगेटिव स्क्यून में। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है नेगेटिव स्क्यून पूछा गया है तो जो लेफ्ट टेल होती है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सेस होती है आप लोगों की। ठीक है, और अगर पॉजिटिव स्क्यून है तो राइट टेल ज्यादा होगी। तो ढूंढो अब, द वैल्यू ऑफ मीन इज मैक्सिमम, नो जी। द वैल्यू ऑफ मोड इज मिनिमम, नो जी। द एक्सेस ऑफ टेल इज, हाँ जी। योर आंसर इज दिस। फिर आगे है 66 क्वेश्चन आप लोगों का, rental income received by a foreign individual in respect of the property situated in Delhi is taxable in the hands of, ठीक है। दिल्ली में स्थित संपत्ति के संबंध में एक विदेशी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किराए की आय पर, एक विदेशी व्यक्ति है वो किराए का आय जो प्राप्त कर रहा है वो क्या है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट तीन हो जाएगा। और इसका भी मैंने आप लोगों के इनकम टैक्स की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है, तो आप लोग देख लेना। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, जिन बच्चों ने रिवीजन पर्पस से कोर्स लेना है या फिर बहुत पढ़ा है उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या रिवीजन लैक महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज अपना रिवीजन की वजह से अपना चांस को ना खोएं। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं होल सिलेबस को, ठीक है, विद इन सम वीडियोस, बहुत कम वीडियोस में, तो आप लोग मेरे क्रैश कोर्स को में इनरोल करा सकते हैं और वहां पे आप लोगों को मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। 1000 रुपये में मेरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है और आप लोग अवेल इजिली कर सकते हैं और अभी भी आप लोग सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सम, what is a term that for the practice of funding a project or venture by raising small amount of money from a large number of people typically via the internet। छोटी छोटी अमाउंट बहुत सारे पर्सन से लेना उसे बोलते हैं क्राउड फंडिंग, भीड़ से पैसे लेना। ठीक है, क्राउड फंडिंग बोलते हैं, मतलब ये मेरी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। 67 का सी। फिर है what term is used to describe the process of seeking, identifying, capitalizing of new business opportunities। ठीक है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश, पहचान और पूंजीकरण करना उसे बोलते हैं इनोवेशन। क्या बोलते हैं, इनोवेशन। फिर आप लोगों का 69 नाबार्ड आया था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था कौन सी कमेटी के तहत, कौन सी रिकमेंडेशन के तहत, तो शिव रमन कमेटी आप लोगों को याद होना चाहिए, आंसर इज सी। फिर है आप लोगों का प्राइस पूल इज फॉर्म टू, प्राइस पूल फॉर्म कैसे होता है तो उसका बताना है आप लोगों को। और ये क्या है, तो ये है डिटरमाइन करता है प्राइस पॉलिसी को, एक मूल्य नीति निर्धारित करें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक मूल्य नीति निर्धारित करें, प्राइस पूल। ठीक है, फिर उसके बाद है यहां से आप लोगों के कॉमर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। और बच्चों आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल तभी रहेगी तब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ में जो क्वेश्चन नहीं आए उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप लोग अपने कुछ समय में अपने नोट्स को रिवाइज करके एग्जाम देने जा सकते हैं। HDMI स्टैंड्स फॉर, यानी HDMI की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आप लोगों की HDMI की फुल फॉर्म है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मतलब इंक्लूड किए गए हैं जो आप लोगों के अभी एग्जाम में पूछे गए थे दिसंबर में या फिर जनवरी में कंप्यूटर में, राइट। फिर व्हाट डज द टर्म गटर मार्जिन रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो गटर मार्जिन क्या होता है आप लोगों का याद रखना है, स्पेस जो बिटवीन होता है ना, स्पेस बिटवीन फेसिंग पेजेस इन अ बॉन्ड डॉक्यूमेंट।
ठीक है, किसी बाध्य दस्तावेज में आमने सामने के पृष्ठों के बीच का स्थान, ठीक है। फिर है आगे, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इन सबको मैं भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बस आप लोगों को याद रहे इसलिए करवा दे रही हूँ, ठीक है। फ्रीज पेंस फीचर क्या होती है, फ्रीज पेंस फीचर क्या होती है, तो इसमें क्या होता है बेटा, कीप किया जाता है, जो रोज और कॉलम होता है ना, उनको स्पेसिफिक मतलब एक तरह से मतलब ये बोल दो कि जब स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी वो दिखे रोज और कॉलम, तो उसे बोलते हैं फ्रीज कर दिया पेंस को, ठीक है। फिर है आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पार्सल प्रोसेसिंग आर एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है और क्या इंक्लूड होता है और क्या अलाउ करता है आप लोगों का, तो मल्टी प्रोसेसिंग मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ना जी। फिर है, मैं आंसर बता देती हूँ, अलोज द सेम कंप्यूटर टू हैव सेम मल्टीपल प्रोसेसर, तो उसे बोलते हैं एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर, उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे हम बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड है, मतलब एक ही बंदा बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। फिर है, अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इज वाइड जोग्राफिकल एरिया कैन बी इफेक्टिवली कनेक्टेड बाय, तो जब लार्ज जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। व्हाट इज, फिर है आगे, व्हाट इज शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या है, शेड्यूलिंग भी, एक मिनट बेटा, व्हाट इज शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्या है, अलोइंग करना द जॉब टू यूज ऑफ प्रोसेसर, कार्य को प्रोसेसर का उपयोग करने की अनुमति देना। फिर है आगे 78, which protocol is responsible for automatically IP address to device on a network, फिर है आप लोगों का आंसर क्या होगा, एक बार देख लेती हूँ दोबारा, which protocol is responsible for automatically assigning IP address to डिवाइसेस ऑन आ नेटवर्क, कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपकरणों को स्वचालित रूप से आईपी पते निर्दिष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। एक मिनट, आंसर पढ़ते हैं। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम तो हो ही नहीं सकता, डोमेन नेम सिस्टम नो, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ये भी नहीं हो सकता, ARP एड्रेस, अच्छा एड्रेस का वो करता है, हाँ आपका आंसर होगा DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बच्चा इसकी फुल फॉर्म पक्का याद रखनी है, बहुत सारे एग्जाम्स में सीधा डायरेक्ट आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। DHCP मतलब जो आप लोगों का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर है हु इन्वेंटेड ईमेल, ईमेल किसने इन्वेंट करा, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, आप लोगों के रे टॉमलिंसन ने किया, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने क्या किया, ईमेल को इन्वेंट किया, ये बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं होता, प्लीज इसको लिख लेना, कहीं अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है, ये भी PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर है आप लोगों का इन एक मिनट, हाँ, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फॉर ऑटोसम, ऑटोसम के लिए क्या शॉर्टकट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड इन सब में शॉर्टकट दी हुई है, आप लोगों की प्रिया मैम ने आप लोगों का कंप्यूटर कंप्लीट करवाया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लें, देखो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यूट्यूब पे करवाया गया, आप आराम से कर सकते हैं, और वो वीडियोस बच्चा जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं ना, वो मैंने यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाली है, सॉरी वो मैंने कोर्स में इसलिए नहीं डाली, एक तो मैम और मतलब मैम का और मेरा डिस्टेंस है, तो वो चीजें ना ऐप में नहीं आ सकती हैं, कुछ मतलब वो है वो ऑफिस में आके काम नहीं करते हैं, घर से करते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, आप लोगों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उससे क्या होगा, आप लोगों को कॉस्ट मतलब वीडियोस कॉस्ट में हैवी दिखेंगी, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने आप लोगों का कंप्यूटर में डर लग रहा है ना, प्लीज उनकी वीडियो को देखो, उनकी वीडियोस जो देखो, मैं अपने चैनल पर जो भी टीचर लाऊंगी ऑथेंटिक लाऊंगी, ऐसा कभी नहीं लाऊंगी कि ऐसे यूं ही एरा गैरा नथु गैरा मेरे मतलब चैनल पर आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी पढ़ाया है वो उसको बार बार पढ़ें, और आप लोगों को जो बेसिक जो कंप्यूटर है और एडवांस है वो दोनों ही कवर करवाया है, और आपके क्वेश्चन इजिली क्रैक हो जाएंगे, तो प्लीज उन वीडियोस को बार बार पढ़ें, ठीक है। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, ऑल्ट प्लस
और इज इक्वल टू यानी आंसर इज ए, ये ऑटोसम की शॉर्टकट है। ठीक है बच्चों, हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ बहुत ज्यादा कभी ना पढ़े। एक अगर आपने बुक या कुछ नोट स्पेसिफिक है उनको ज्यादा बार पढ़े। अगर आपको लग रहा है ना आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप अपने आप से खुद से पूछिए, अच्छा एग्जाम नहीं हो रहा है, तू तो ऐसे बोल रहा है कि तेरे को तो सब आता हो, अच्छा बताइए क्वेश्चन का आंसर। मतलब ऐसे करो। आप लोगों को ना पता है क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एक बार सिलेबस कवर कर लिया, हाँ जी अब तो एग्जाम हो जाए, एग्जाम टाइम में मैं रिवीजन कर लूंगा। नहीं बच्चा, एटलीस्ट यू शुड टेक रिवीजन 10 to 12 टाइम्स। बच्चा ये मैं बता रही हूं, वरना रिवीजन गिन के कभी होता ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन गिन के होता ही नहीं है। बट कुछ बच्चों को मेरी बात अजीब लगेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन जरूर करे बेटा, जितना हो सके रिवीजन करे। आपका रिवीजन देखो, सिलेबस कवर आजकल सब करते हैं। अगर वो अच्छी तरह नौकरी के लिए कोई भी बच्चा अगर सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है तो सिलेबस तो कवर हर कोई बच्चा करेगा बच्चों। लेकिन आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों का मॉक, आप लोगों की कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स ही आप लोगों को सिलेक्शन तक लेके जाती हैं। प्लीज आप लोग ना मतलब ये ना सोचो कि मैम ये तो नहीं हुआ है, या फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई अदर बहाने, या फिर मैम एग्जाम नहीं हो रहा है। तो प्लीज आप लोग ना रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, मैं तो यही कहूंगी आप लोगों से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, नए वॉक में। तब तक आप पढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, और आप लोग अपना कंटिन्यू वर्क करते रहिए। आप लोगों का कंटिन्यू वर्क ही और आप लोगों का खुद पर ट्रस्ट ही आप लोगों को अगर आगे लेकर जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।